दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है, अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो आज का जो हमारा जियोपॉलिटिकल अपडेट है वो मोदी जी की जो 5 नेशन टूर रहा है उस पर डेडिकेटेड है। इन नेशंस को क्यों चूज किया गया, पहले तो मैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद इन नेशंस से क्या क्या हमने अचीव करा, इनके साथ क्या क्या आउटकम्स निकले, मैं वो आपको बताऊंगा। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिलहाल 3 नेशंस का टूर हो चुका है, 2 का रह रहा है, जिसमें से एक में पहुंच चुके हैं, लास्ट कंट्री रह रहा है। आउटकम हमारे पास अभी जो फाइनल हो चुके हैं वो 3 कंट्रीज के आए हैं। लास्ट के 2 के क्या प्रोबेबल आउटकम्स हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा आज की वीडियो में। और एट द एंड ऑफ द डे हम इन सारी नेशंस की विजिट से क्या अचीव कर रहे हैं, वी एज एन इंडियन हमको क्या पता होना चाहिए, मैं वो भी आपको आज की लाइव में बताऊंगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें, क्योंकि हम यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो आज सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं और हम ये बताएंगे कि कौन कौन सी नेशंस की विजिट मोदी जी कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी सबसे पहली स्लाइड पर आएँ, सबसे पहली स्लाइड हमारी ये बताएगी कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ पे विजिट मोदी जी ने रखी है। 5 कंट्रीज़ में विजिट रखी है मोदी जी ने। सबसे पहले तो यूएई है, फिर नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। यूएई की विजिट हो चुकी है, नीदरलैंड्स की विजिट हो चुकी है, स्वीडन से जस्ट अभी निकले हैं एंड नॉर्वे अभी पहुंचे हैं। इटली में अभी पहुंचेंगे, मेरे ख्याल से कल जाएंगे। तो यूएई को क्यों चूज़ किया है अभी मोदी जी ने अपनी विजिट के लिए? आपको पता ही है यूएई किस चीज़ के लिए फेमस है। उसमें ऑयल का बहुत बड़ा रिजर्व है, ऑयल एंड गैस दोनों का ही। और यूएई ओपेक और ओपेक प्लस में का एक बहुत बड़ा भागीदार हुआ करता था। और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी मेंबरशिप ओपेक और ओपेक प्लस से हटाई है, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस मिल रही थी काफ़ी ज़्यादा। और प्लस उनको जो भी ट्रेड करना पड़ता था वो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए और उनको हमेशा उनसे पूछ के करना पड़ता था। तो अब यूएई की प्रोडक्शन जो थी वो 5 मिलियन बैरल पर डे की है, जो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बना रखी है। तो अब उन्होंने क्या करा कि अपने आप को ओपेक और ओपेक प्लस से हटा लिया, ताकि वो फ्रीली विदाउट एनी हिंड्रेंस वो अपने हिसाब से ऑयल निकाल सके, पंप कर सके और अपने हिसाब से जिस मार्केट में बेचना चाहे उस मार्केट में बेच सके। इसलिए उन्होंने ओपेक और ओपेक प्लस से अपना नाम हटा लिया और उसके बाद मोदी जी ने उनके साथ जाकर डील आज फाइनल कर ली। इस डील से पहले आपको पता ही है कि अजीत डोभाल साहब और जयशंकर साहब पहले हो आए थे। उन्होंने सारा फ्रेमवर्क रेडी कर लिया था इस मीटिंग को लेकर, सारा कुछ डिसाइडेड हो चुका था, क्या-क्या बात होगी, कैसे होगी, क्या-क्या डील हमने फाइनल करनी है। मोदी जी ने जाकर मेरे ख्याल से कपल ऑफ आवर्स के अंदर ही उन्होंने अपनी जो विजिट थी यूएई की कंक्लूड कर दी थी, बिकॉज़ दे वर वेरी वेरी मच क्लियर कि क्या-क्या बात करनी है और क्या-क्या साइन करना है। सब कुछ उन्होंने डिसाइड करा और वहाँ जाकर साइन करा एंड दे क्रैक्ड द डील। सेकंड, आपको पता ही है कि ग्लोबल फाइनेंस हब है यूएई। आपको पता ही है, चाहे आप दुबई ले लीजिए, अबू धाबी, हर जगह पर जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, मतलब ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंशियल ऑफिसेज़ हैं। इसलिए वहाँ पर लोगों का आना-जाना काफ़ी ज़्यादा होता है ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो इसलिए वो भी फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। और क्या-क्या फ़ायदा इंडिया ने उठाया है, वो आगे जाकर आपको मैं आउटकम्स में बताऊँगा। सेकंड, नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड काफ़ी ज़रूरी है विज़िट के लिए। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज़ ऑफ दिस एएसएमएल चिप्स। क्या है कि वैसे तो सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं, जो वर्ल्ड में यूज़ होती हैं, किसी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगती ही लगती है। दैट इज़ द ब्रेन ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ताइवान में बाय टीएसएमसी। 90% का शेयर टीएसएमसी होल्ड करती है चिप्स बनाने में। लेकिन ये जो चिप्स टीएसएमसी बनाती है, जिस मशीन से बनाती है, वो मशीन बनाने वाली इकलौती कंपनी है एएसएमएल, जो कि स्थित है नीदरलैंड्स में। तो मोदी जी ने अपनी विजिट रखी है और एएसएमएल के साथ भी उन्होंने अपनी कोई डील फाइनल करी है। क्या डील फाइनल करी है मैं आउटकम्स में जाके आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड आजकल सब कुछ आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बिना आजकल 1 मिनट भी किसी का भी निकलना आसान नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता ही है, मोबाइल भी उसी में ही आता है, लैपटॉप, टीवी, कैमराज, एनीथिंग यू
आप किसी चीज़ को टच करेंगे, सबके अंदर चिप्स ज़रूरी हैं, लगती हैं। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने ये एजेंडा रखा है, तो उसके लिए भी चिप मैन्युफैक्चरिंग को अपना हार्ट ऑफ द कोर ऑफ द थिंग रखा है, क्योंकि आपको पता ही है चिप्स बनाना बहुत आसान भी नहीं होता है, लेकिन बनाना शुरू करना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत का ये बहुत कोर एजेंडा है जो मोदी जी लेके चल रहे हैं। उसके लिए नीदरलैंड गए हैं और एएसएमएल के साथ क्या डील फाइनल हुई वो मैं आपको आउटकम्स में जाके बताऊंगा। सेकेंड थर्ड स्वीडन में गए हैं। स्वीडन में क्या है? स्वीडन इज फेमस फॉर टेलीकॉम एंड डिफेंस इनोवेशन एंड एआई। वहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें, आपको पता ही एआई से रिलेटेड काफ़ी इनोवेशन स्वीडन में हो रही हैं। उसी से रिलेटेड सारे आउटकम्स आए हैं। क्या आउटकम्स है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। थर्ड नॉर्वे, आपको पता ही है नॉर्वे काफ़ी साल बाद कोई इंडियन पीएम नॉर्वे गया है। नॉर्वे इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ग्रीन एनर्जी एंड दैट ऑयल फंड एंड शिपिंग। शिपिंग काफ़ी ज़्यादा नॉर्वे में फेमस है और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज काफ़ी सारी नॉर्वे पोजेस करता है, जिसके लिए मोदी जी ने जाकर इंडिया के लिए डील फाइनल करी है। क्या आउटकम आया है वो तो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि आज ही वो पहुंचे हैं, बट मैं आपको प्रोबेबल आउटकम जरूर बताऊंगा। फिफ्थ है इटली। इटली आपको पता ही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा आगे है। अगस्ता वेस्टलैंड, आपको पता ही इटली के साथ हमारी डील हुई थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और उसके कारण हमारे जितने भी डिफेंस के टाई-अप्स थे इटली के साथ वो कैंसिल कर दिए गए थे। उसी डील को और उसी डिफेंस कोऑपरेशन को रिवाइव करने के लिए मोदी जी आज गए हैं। मेरे ख्याल से आफ्टर 10-12 साल बाद कोई पीएम गया है वहाँ पर, और 10-12 साल से ही कोई इटली के अंदर कोई ट्रेड हो नहीं पाया है। उसी को रिवाइव करने के लिए मोदी जी आज इटली गए हैं ताकि ये चीज़ें रिवाइव हो सकें। अब अगर हम यूएई के आउटकम्स में आएँ तो सबसे पहला तो आउटकम आपको पता ही है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी। एनर्जी सिक्योरिटी बूस्ट करेगा, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बूस्ट करेगा, लिक्विड नेचुरल एंड एलपीजी गैस की स्टोरेज फैसिलिटी इंडिया में भी और यूएई में भी बनाया जाएगा। वो मैं अभी आपको बोर्ड पे जाकर बताऊंगा। सेकंड है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑफ सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी, एनर्जी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ एलपीजी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड एनर्जी पार्टनरशिप। तीसरा आउटकम जो निकल के आया इस मीटिंग से वो है फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। अच्छा, इंडिया और यूएई डिफेंस के लिए काफी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना केवल इंडिया अकेला नहीं है। इंडिया के टाई अप आपको पता ही है इजराइल के साथ काफी पुराना है, डिफेंस पार्टनरशिप काफी पुराना है इजराइल के साथ। तो अगर इंडिया और यूएई पार्टनरशिप करते हैं, आप समझ के चलिए कि इसमें इजराइल भी होगा ही होगा, बट वो सामने इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई भी मुस्लिम कंट्री इजराइल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रख नहीं सकती। अभी आपको पता ही है कि इजराइल ने ये बताया कि हमने वहां पर लेजर बीम भेजा था और आयरन डोम भी भेजा था, आयरन डोम और लेजर बीम भेजा था, और जब ईरान इन पर अटैक कर रहा था, लेकिन यूएई ने पहले अपने स्टांस में ही ये बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने इजराइल से कोई टेक्नोलॉजी नहीं ली। ये मैं जानता हूं कि हो सकता है कि ली हो, लेकिन यूएई इसको कभी भी एडमिट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज कोई भी मुस्लिम कंट्री इजराइल के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, क्योंकि उनकी खुद की जो जनता है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसलिए अगर इंडिया और यूएई के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि इजराइल भी उसमें शामिल होगा ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंडिया ने उठाया है। ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए भी और यूएई के लिए भी। अपने चौथे आउटकम में आ दिया तो अरेंजमेंट ऑन सेटिंग अप शिप रिपेयर क्लस्टर एट वादिनार एंड अरेंजमेंट ऑन स्किल डेवलपमेंट इन शिप रिपेयर। अब आपको पता है शिपिंग के लिए दोनों कंट्रीज का काम करना आपको पता है बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी ट्रांजिट होगा वो शिप्स के थ्रू ही होगा, बिकॉज सी में ही सारा ट्रांजिट होगा जितना भी माल आएगा। तो सी के लिए आपको पता है शिप का होना जरूरी है, और अगर शिप को यूज करोगे तो उसकी टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है और उसके अरेंजमेंट्स होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, और शिप रिपेयर एक उसके लिए टेक्नोलॉजी भी दोनों आपस में साझा करेंगे। फिर एआई मिशन में दोनों कंट्रीज बहुत जोरों शोरों से काम करनी है, यूएई प्लस इंडिया, और उसके लिए भी काफी सारे स्टेप्स दोनों कंट्रीज आपस में ले रहे हैं। अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट क्लस्टर इन पार्टनरशिप बिटवीन सीडीएसी इंडिया एंड G42 एंड यूएई। अपने 7th आउटकम में आए तो उसमें है कि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट फ्रॉम यूएई टू इंडिया। यूएई इंडिया में $5 बिलियन का लगभग अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, मोटा मोटा 45 से 50 हजार करोड़ रुपए के आसपास हो गया, इसके बीच की कहानी हो गई। स्ट्रॉन्गर मार्केट्स एंड मोर जॉब्स एंड इंडिया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टोरी।
अब ये मोर जॉब्स हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता ही है कि जितना भी डॉलर का रिजर्व इंडिया के पास आता है, उसमें सबसे पहला तो आता है आपका रेमिटेंसेस से। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा डॉलर को हमारे कंट्री में बढ़ाने का काम करते हैं। सेकंड में नंबर पे आता है एक्सपोर्ट। रेमिटेंसेस आज के डेट में जो डॉलर लेकर आती है वो लगभग 119 बिलियन डॉलर के आसपास पर ईयर बाहर की कंट्री से हमको रेमिटेंसेस के तौर पे आता है। ये मतलब टोटल रेमिटेंसेस है, इसमें काफी ज्यादा हिस्सा डॉलर का होता है। अब आपको पता ही है रेमिटेंसेस का मतलब होता है जो लोग बाहर जाके जॉब करते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। तो इंडिया से बाहर जाके जॉब करने वालों में 45 से 50% जो जॉब करते हैं लोग वो जीसीसी कंट्रीज में करते हैं, और उसका बहुत बड़ा शेयर मतलब जीसीसी कंट्रीज में जो जॉब करते हैं उसमें बहुत बड़ा शेयर वो जॉब करते हैं वो यूएई में करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है जितने भी लोगों से आप सुनोगे जॉब करने का सपना कहाँ पर है, वो दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई जाना है। तो भाई आप जीसीसी में कंट्री में काम करेंगे, आपको पता ही जीसीसी कंट्री में सबसे ज्यादा करता है फ्लो डॉलर। वही डॉलर लोग वहां से भेजते हैं, जॉब करते हैं और अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, चाहे वो परिवार यहां पर अपने खान पान में यूज करे या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करे। तो डॉलर का बहुत बड़ा सोर्स इंडिया का जो है वो रेमिटेंसेस से आता है, और उसके लिए ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था जो यूएई ने लिया, और जॉब बढ़ाने का काम यूएई इस डील के तहत करेगी। अब अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई के साथ जो सबसे मेजर डील हमारी जो क्रैक हुई है वो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की। यूएई के साथ इंडिया ने डील फाइनल करी है कि इंडिया के लिए यूएई अपने वहां पर एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखेगा। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व वो होता है जो कि हर कंट्री अपने पास रखती है, सेव रखती है, क्योंकि कंट्रीज के पास वो होना जरूरी इसलिए होता है कि कोई भी कंट्री के पास अगर कहीं से एनर्जी का सोर्स आयात नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो नेशनल कैलेमिटी हो, चाहे वो वॉर हो, या कोई भी एक्सवाइजी कोई भी चीज हो, चाहे वो सैंक्शंस हो, तो इस वजह से कंट्रीज अपने पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखती है हमेशा से। उसके अंदर वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के हिसाब से, अपनी कंट्री की यूजेस के हिसाब से और अपनी कंट्रीज में जितनी खपत है उसके हिसाब से वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को कैलकुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिलहाल इंडिया के पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है वो 72 डेज का हो चुका है। अब तक 72 डेज का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कंट्रीज में अवेलेबल हैं। इस टाइम जो एमईए ने और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो अभी स्टेटमेंट आई थी उसके हिसाब से हमारे पास अभी दिक्कत के दौरान, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, तो इस प्रॉब्लम के दौरान हमारे पास जो ऑयल रिजर्व बचा है वो 60 डेज का इस टाइम हमें पास रिजर्व पड़ा है। हमारे पास 60 डेज का हमारे पास पड़ा है। लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और जितने भी लोग हैं या ऑयल स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से इंडिया की ऑयल की खपत है और जिस हिसाब से इंडिया में इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उसके हिसाब से इंडिया जैसी कंट्रीज के पास कम से कम 90 डेज का ऑयल रिजर्व हमारे होना जरूरी है। अगर हम किसी भी बाहर के थ्रेट से अपने आप को बफर रखना चाहते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत हो जाए और अच्छे टाइम के लिए एक कंट्री चलती रहे, कोई दिक्कत ना है, उसके हिसाब से 90 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है 18 डेज का। अब बोलने में तो ये 18 डेज का ही गैप है, बोलना आसान है, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बहुत ह्यूज पाइपलाइंस चाहिए होती है, बहुत कॉस्टली पाइपलाइंस होती है, उनको मेंटेन करना, सब कुछ करना बहुत बड़ा काम है आप अपने आप में। तो इतना आसान नहीं होता है ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। तो यूएई ने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अपने वहां बना लिया है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व यूएई ने हमारे लिए अपने वहां पर बना लिया है इस डील के तहत। अब इससे फायदा क्या हुआ हमारे को? इससे हमारे को दो फायदा है। एक तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्चा बचेगा, सबसे बढ़िया फायदा। ऑलरेडी आपको पता है यूएई के पास तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कई होंगे, क्योंकि उनका मेन काम ही ऑयल का है, तो ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यूएई के पास होंगे। उसमें से हम कुछ चंद रुपयों के लिए, मतलब बहुत कम किराया विराया होगा या कुछ भी कोई ऑयल की डील हुई होगी जिसके तहत हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी तरफ से रेंट पे मिल जाएगा। मोटा मोटा मैं बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली रेंट नहीं होता है, लेकिन बहुत इजी भाषा में समझाऊं तो हमको बहुत कम दामों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूएई की तरफ से मिल जाएगा। उसके लिए हमको एक तो अपने यहाँ पर रिजर्व करने की जरूरत नहीं, दूसरा हमारे पास जो हमारे ऑयल रिजर्व होंगे वो डाइवर्सिफाइड होंगे, मतलब इंडिया में भी होंगे और इंडिया से बाहर भी होंगे, दोनों का अपना अपना फायदा है। दूसरे फायदे में आऊंगा तो एट द टाइम ऑफ वॉर,
मतलब कि इंडिया अगर किसी खुद की वॉर में फंस जाता है तो आपको इस टाइम पता ही है हमारे दो ही एडवाइजरीज हैं, एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। टर्की भी है, आप बोलेंगे टर्की भी है, लेकिन मैं टर्की को पाकिस्तान के साथ ही कंक्लूड करके चलता हूं, क्योंकि अगर वॉर हुई तो टर्की के साथ अगर हुई तो पाकिस्तान की वजह से ही होगी। अलग से टर्की हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं पैदा करेगा, वो थ्रेट तभी पैदा करेगा अगर हम पाकिस्तान पे किसी तरीका कोई वार करते हैं। अब आपको एक चीज पता ही है कि कुछ दिनों से ये जो पाकिस्तान के कुछ गधे हैं वो कह रहे हैं कि अगर अब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान पर किया तो हम उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करेंगे, ऑयल के डिपोज पे वार करेंगे, ऑयल की रिफाइनरी पे वार करेंगे जैसे जामनगर पे, और मतलब ऑयल से रिलेटेड सारे वार पाकिस्तान करेगा। औकात उसकी नहीं है, बोलने वाली बातें हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला। इसके तहत भी मेजर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको बताता हूं। यूएई में अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व अलग से आ जाता है अदर देन इंडिया, पाकिस्तान कभी भी यूएई पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मुस्लिम उम्मा में उसकी थू थू हो जाएगी। जो भी उस टाइम पे लीडर होगा, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो कोई भी ऐसा जनरल हो, वो जानता है कि अगर यूएई पे हमने इसलिए अटैक करा क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेकर बैठा है, तो उनकी जो जनता है उसको उठा के फेंकेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आसपास की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वो उसको मारेगी कि भाई तूने अटैक क्यों करा, तेरी लड़ाई इंडिया से तो इंडिया से लड़, तूने यूएई को क्यों मारा। इस वजह से ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि यूएई आप पर कभी भी यूएई पे अटैक पाकिस्तान नहीं करेगा, और उसका आप हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो प्रिजर्व रहेगा। सेकंड एडवर्सरी पे आते हैं तो चाइना हमारा सेकंड एडवर्सरी है, वो भी कभी यूएई पे अटैक नहीं करेगा अगर कभी हम चाइना के साथ किसी वॉर में एंगेज हो जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूएई इज ए पार्ट ऑफ जीसीसी कंट्रीज, और जीसीसी कंट्रीज जितनी भी हैं वो अमेरिका के प्रोटेक्शन में रहती हैं, चाहे अभी उनकी खटपट चल रही हो, लेकिन फिर भी जीसीसी कंट्रीज आर ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका। तो किसी भी जीसीसी कंट्री के साथ अगर चाइना एंगेज होता है दैट मीन इट विल बी डायरेक्टली एंगेज टू यूएसए। तो चाइना ऐसा उल्टा सीधा कभी भी स्टेप नहीं उठाएगा कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी वॉर में फंस जाए। तो ये भी हमारे लिए काफी फायदेमंद की चीज है। तो ये जो ऑयल रिजर्व का जो पॉइंट इंडिया ने करा है ना, ये बहुत अच्छा किया है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अदर देन इंडिया बनाना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए थी पहले से ही। इतने साल में क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता। प्रेजेंट गवर्नमेंट को आए थे 12 साल हो गए, लेकिन क्या है ना, हम हर सिचुएशन पे रिएक्ट करते, कभी भी एक्ट नहीं करते। जो हमारा रिएक्शन वाला बिहेवियर है ना, ये हमारी ग्रोथ को बहुत ज्यादा रोक रहा है। अब हम ये ऑयल रिजर्व जो हम बना रहे हैं वहां पर, ये आज से 5 से 6 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आज हम ऑयल के किल्लत से गुजर रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, वहां से तेल आपको आ नहीं रहा है, तो हमने किसी चीज के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि इससे पहले हम प्रॉब्लम में फंसे नहीं। अब एक जो सबसे बढ़िया चीज यूएई ने भी ये मोदी जी की विजिट से पहले फाइनल कर दी थी कि वो एक पाइपलाइन और बना रहा है। पाइपलाइन 2 होगी, एक पाइपलाइन ऑलरेडी जा रही है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास कर देगी, और ओमान से निकलती हुई डायरेक्ट इंडिया की तरफ जाएगी। इंडिया में कहीं भी हो सकती है, अभी कहां पर डेस्टिनेशन फाइनल नहीं हुई है, बट मेरा ख्याल है या तो गुजरात जाएगी या फिर महाराष्ट्र में मुंबई में जाएगी। ज्यादा चांसेस गुजरात में है क्योंकि वहीं पर जामनगर रिफाइनरी है। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो यूएई ने बोली है वो 40,000 करोड़ की बोली है। वो 40,000 करोड़ यूएई इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ये मोदी जी की विजिट से पहले ही हो चुका था। अब लोग कहते हैं ये तो कोइंसिडेंस है, बट भाई एक चीज मैं बता दूं, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन जियोपॉलिटिक्स। एवरी स्टेप दैट एनी कंट्री टेक इन जियोपॉलिटिक्स दे आर रियली मच वेरी कैलकुलेटेड, और बहुत सोच समझ के स्टेप लिए जाते हैं, और उसका काम पहले ही 5-10 साल पहले शुरू हो जाता है, नजर हमको आ जाता है, लेकिन ये स्टेप पहले ही सोच लिया करते हैं कि भाई हम ये सब करेंगे, और आज जाकर उसको काम में लिया जाता है। तो अगर आप इस चीज में देखेंगे तो ये यूएई है, ये ओमान से होता हुआ सीधा मुंबई या फिर गुजरात में आपका ये पाइपलाइन यहां से इधर से जाएगा। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो या तो इधर आएगा या फिर इधर जाएगा, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास कर देगा। सिंपल सा है ये एक नई पाइपलाइन वो शुरू करने वाला है। ये इस डील के तहत नहीं है, ये इस डील से पहले ही यूएई ने साइन कर दिया, अपना अपना खुद का ही डिक्लेयर कर दिया था ये मैं पाइपलाइन पे काम कर रहा हूं। इस पाइपलाइन का फायदा डायरेक्टली अब इंडिया उठाएगा। तो ये सारे स्टेप्स इंडिया ने यूएई के साथ मिलकर उठाए हैं, और ये सारी डील्स अब फाइनल हुई है जो कि मोदी जी ने वहां जाकर अमल कर दी है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि अब नीदरलैंड्स की आउटकम्स को बताएगा कि नीदरलैंड में जाकर पीएम जी ने क्या आउटकम्स लिए हैं।
सबसे पहला तो रोड मैप ऑफ इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026 टू 2030. मोर इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ एंड जॉब्स, एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू cleaner water, safer food, greener cities, and stronger public health systems. Expand opportunities for Indian students, research, and professional. Stronger security and economic resilience through defense, maritime, cyber, and supply chain operations. Second outcome आता है resistance of Chola copper plates, विकास भी and विरासत भी. What it means, Indian artifacts come home, Chola era copper royal plates repatriated. ये हो चुका है, ये आ चुका है हमारे पास. इसकी वीडियोस आपने और फोटोज देखी होंगी सोशल मीडिया पे. enables Indian scholar, museums and the public to study and appreciate Indian heritage. थर्ड आउटकम आता है cooperation on mobility, migration between India and Netherlands. What it means, faster and more flexible visas to visit the Netherlands, makes it easier for Indians to study and work in Netherlands, including long-term visas, internship opportunities for students, creates more jobs opportunities for Indian youth. चौथे अपने आउटकम में आते हैं तो कोऑपरेशन बिटवीन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ASML, ये सबसे बड़ा आउटकम है और सबसे ज़रूरी आउटकम है. ये मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा कि क्यों ये ज़रूरी है और क्या हुआ है इसमें. What it means, step towards the launch of semiconductor FAE in Dholera, Gujarat, advances India's ongoing efforts to develop a comprehensive semiconductor manufacturing ecosystem in line with India's semiconductor mission. Cooperation in the field of critical mineral, what means stronger, more reliable supplies of critical minerals, bring advanced technology, investment and skilled jobs, enhances mining capabilities in India. सिक्स आउटकम में आते हैं अरेंजमेंट फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन इन कलसारा प्रोजेक्ट गुजरात. व्हाट इट मीन, ब्रिंग्स डच एक्सपर्टीज इन मेगा वाटर एंड कोस्टल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, कंट्रीब्यूट्स इन क्रिएटिंग अ फ्रेश वाटर रिजर्वायर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इंटीग्रेशन एंड इंडस्ट्री, एनहेंसेस एज ऑफ लिविंग. अच्छा, नीदरलैंड बहुत ज़्यादा काम करता है टूवर्ड्स द मतलब वाटर को रिन्यू करने में और उसको प्रिजर्व करने में. ये बहुत काम करता है इंडिया, नीदरलैंड्स. तो उसी की एक्सपर्टीज मोदी जी इंडिया में लेके आए हैं. हमारा जो सातवां आउटकम है वो ये है कि रोड मैप टू ग्रीन हाइड्रोजन, एक्सपैंड्स एक्सपोर्ट मार्केट इन यूरोप फॉर इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स, attracts investment and technology for electrolyte storage and port infrastructure in India, creates high skilled jobs and strengthens India's position as a global green hydrogen hub. Establishment of joint working group of renewable energy, what it means, accelerate India's clean energy expansion through shared technology, expertise and finance, new opportunities for the same. तीसरा नौवां आउटकम है हमारा अरेंजमेंट बिटवीन नीति आयोग एंड द नीदरलैंड्स ऑन एनर्जी सेक्टर एंड एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप, एनर्जी सिक्योरिटी विद डाइवर्सिफाइड क्लीनर एंड मोर रिलायबल एनर्जी, क्रिएट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीदरलैंड ग्रीन एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में और आपका प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर में बहुत जोरों शोरों से काम करता है और उसके लिए उसकी टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हैं क्योंकि काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं. उसके लिए वहाँ से टेक्नोलॉजी लाकर इंडिया लाना, उनकी एक्सपर्टीज़ को लेके आना, उनके लोगों को इंडिया में लाना, इस विजिट से मोदी जी की प्राथमिकता रही है और उसमें उन्होंने अभी ट्रेड डील्स करके और आउटकम्स में ये लेके आए हैं. इसमें भी यही है, फ्लावर इन वेस्ट त्रिपुरा इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इस्टेब्लिश इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग इन डेयरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये आपको देखी गया. उसके बाद कोलैबोरेशन इन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड इनोवेशन, साइंटिफिक नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्यूचर हेल्थ चैलेंजेस, custom mutual administration assistance agreement, smoother and more secure movement, better renew protection and fairer conditions, cooperation in the field of higher education, Indian student and faculty to study teach in Dutch universities, higher quality degrees, stronger research output and skill development entrepreneurship opportunities. 16वें हमारे आउटकम में आया है कि cooperation between नालंदा यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोरिंगन द नीदरलैंड्स, ग्रेटर ग्लोबल एक्सपोजर, हायर क्वालिटी रिसर्च, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल नेटवर्क्स. 17वां पॉइंट में आता है कोलैबोरेशन बिटवीन लीडन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बूस्ट रिसर्च, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड पब्लिक अवेयरनेस. तो ये 17 पॉइंट्स बेसिकली नीदरलैंड के साथ मोदी जी अभी फाइनल करके आए हैं. अब मैं आपको इस विजिट का सार बताऊंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी रहा है इसमें. नीदरलैंड के साथ सबसे जो मेन आपकी हुई है, जो डील फाइनल करी है इन्होंने, वो करी है ASML से. अब ASML क्या है? ASML वो कंपनी है जो कि चिप्स बनाने की मशीन्स को मैन्युफैक्चर करता है. ASML वो है. वैसे तो आपको पता ही है, जो भी चिप्स बनती हैं 90% ऑफ द चिप्स जो है वो बनती हैं ताइवान में, जिसका है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी लिमिटेड. ये
ताइवान में है, लेकिन जिस मशीन से TSMC बनाता है वो है ASML, जो कि है स्थित नीदरलैंड्स में। ये इकलौती कंपनी है जो कि इस मशीन को मैन्युफैक्चर करती है। अब मोदी जी ने इसके साथ जो डील फाइनल करी है वो करी है तहत सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इंडिया। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो सेमीकंडक्टर के लिए प्रोजेक्ट स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर चिप्स इन इंडिया। अब ASML के साथ का इसमें जियोपॉलिटिकल सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको पता है 90% जितना भी आता है वो ताइवान से चिप्स आती हैं। ताइवान इस टाइम पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा आप मान के चलिए डेलिकेट है, क्योंकि ताइवान के पीछे पड़ा है चाइना। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अभी आपको पता ही है विजिट में चाइना ने पहले ही ट्रम्प साहब को बोल दिया था कि भाई कोई भी बात करना, ताइवान से रिलेटेड कोई बात मत करना अगर आप चाहते हो कि शांति से आपकी विजिट बीत जाए। उन्होंने पहले ही बोल दिया था ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प साहब ने उसको मानते हुए ताइवान पे कोई बात नहीं करी। आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग आई है USA की तरफ से, व्हाइट हाउस की, कि जो ट्रम्प साहब ताइवान गए, चाइना गए, उन्होंने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या पॉइंट्स अचीव करे, उसमें ताइवान का कोई जिक्र नहीं था, कोई भी जिक्र नहीं था। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं जो कि वेडनेसडे को मैं दूंगा अपने वेडनेसडे की लाइव में। उसमें कोई भी ताइवान का जिक्र नहीं था। तो आपको पता ही है जियोपॉलिटिकली इस टाइम ताइवान बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, उसके पीछे चाइना पड़ा हुआ है। और सबसे आपने मार्को रूबियो का भी सुना था कि ताइवान के ऊपर जो USA का स्टैंड शुरू से रहा है वो आज भी रहा है कि USA को ताइवान प्रोटेक्ट करता रहेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि USA को सेमीकंडक्टर चिप्स TSMC से मिलती रहे, कहीं उसकी इस उनके पास TSMC से आती हुई चिप्स जो है वो किसी तरीके से स्कार्स ना हो जाए, दिक्कत ना आ जाए किसी तरीके से, इसलिए USA ताइवान को प्रोटेक्ट करने पे पूरा जोर देता है। लेकिन ट्रम्प साहब के आने के बाद USA का स्टैंड थोड़ा सा चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता है ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे स्ट्रांग लोगों के आगे थोड़ा सा नतमस्तक हो जाता है। तो एक बार में उन्होंने बोला ताइवान में बात मत करना, कह रहे ठीक है भाई बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, जैसा आपको ठीक लगे, आप खुश रहो बस। तो इस वजह से ताइवान पर हमारी कोई डिपेंडेंसी ना रहे, तो इंडिया ने अपनी सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट को और तेज बढ़ करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए ASML के साथ उन्होंने डील फाइनल करी है जो कि सेमीकंडक्टर की मशीन्स बनाती है। तो इंडिया आप खुद की मशीन से चिप्स बनाना शुरू और तेजी से करेगा। यह प्रोजेक्ट ढोलेरा में हो रहा है, गुजरात। आपको पता है ना ढोलेरा द ड्रीम सिटी, वहां पर यह प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और ASML के साथ उनका टाई अप हुआ है टाटा चिप्स का। टाटा सेमीकंडक्टर उनकी कंपनी का नाम है, उनका प्लस ASML का। ये सबसे मेन चीज है जो कि नीदरलैंड से डील फाइनल करके मोदी जी आए हैं। सेकंड भी एक बहुत अच्छी चीज है जो करके आए हैं, वो है वाटर प्रिजर्वेशन एंड रीयूज। इस पे भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब इंडिया में आने वाले हैं, नीदरलैंड लेके आएगा। ये भी इस पे भी काफी काम हुआ है जो कि बहुत जरूरी था। आपको पता ही है कि फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी है पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो फ्रेश वाटर को भी प्रिजर्व करना, बनाना और उसको यूज करने के लिए भी टेक्नोलॉजी लाना इस टाइम बहुत जरूरी है। तो ये सारे आउटकम्स नीदरलैंड से अचीव करे हैं मोदी जी ने इस बार। अब अगर हम मोदी जी की तीसरी विजिट पे आए तो उन्होंने तीसरी विजिट करी है स्वीडन में। उसका आउटकम्स क्या क्या आए हैं वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो है एलिवेशन ऑफ इंडिया स्वीडन बायलैटरल रिलेशंस टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एडॉप्शन ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट एंड जॉइंट एक्शन प्लान, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रेजिलियंस, एस्टैब्लिश कोऑपरेशन अंडर 4 पिलर्स, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स for stability and security, next generation economic partnership, emerging technology and trusted connectivity, and shaping tomorrow together, people, planet and resilience. Strength, collaboration in economic, technology, connectivity and sustainability related areas. दूसरे आउटकम पे आते हैं तो लॉन्च ऑफ इंडिया स्वीडन जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम, establish a virtual India Sweden joint science and technology center, emerging technologies including AI, 6G, quantum computing, sustainable mining, critical minerals, space and life sciences, build on existing collaboration in renewable energy, battery, energy storage, energy transmission and smart grid technology, smart cities and resilient water systems. वाटर सिस्टम पे स्वीडन के साथ भी काम हुआ है।
तीसरा आउटकम आता है एंडोर्समेंट टू जॉइंटली डेवलप इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर फ्यूचर ओरिएंटेड एआई पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डीपर इंडस्ट्री स्टार्टअप एंड रिसर्च पार्टनरशिप इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। चौथे आउटकम में आए तो डबलिंग बायलैटरल इकोनॉमिक एक्सचेंज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस, एडवांसेस मेक इन इंडिया, स्ट्रेंथ्स ट्रेड फैसिलिटेशन, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, परस्यू रेगुलर डायलॉग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पांचवें आउटकम में आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्वीडन एसएमई एंड स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, प्रमोट स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, क्रिएट्स मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। इंस्टीट्यूशन ऑफ टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज, विकास भी वर्षत भी, strengthen India Sweden cultural and intellectual engagement, advances India soft power, encourages people to people ties। तो ये 6 आउटकम स्वीडन से निकले हैं जो कि इसमें इन्होंने किया था। स्वीडन के साथ आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा मेन जो फोकस रहा था, स्वीडन इज फेमस फॉर टेलीकॉम, डिफेंस, इनोवेशन एंड एआई। तो जितनी भी ट्रेड डील्स हुई है वो इसी से रिलेटेड हुई है, टेलीकॉम से रिलेटेड आई है आपने देखा, और एआई से रिलेटेड आई है। तो स्वीडन इसके लिए भी काफ़ी फेमस है और उसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना इस बार की विजिट में मोदी जी की प्राथमिकता रही है। अब इसके बाद मोदी जी जो जा रहे हैं, स्वीडन के बाद जाएंगे आपका नॉर्वे एंड इटली। अब नॉर्वे और इटली में अभी जाना है उन्होंने, नॉर्वे अभी पहुंच गए हैं, इटली इसके बाद जाएंगे। वहां पर पोर्टेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? नॉर्वे सवर्जन फंड, इंडिया कमिटमेंट बढ़ेगा, और ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम टेक, इस पे भी काम होगा नॉर्वे के साथ। थर्ड जो है इंडिया नॉर्डिक समिट जॉइंट डिक्लेरेशन, इन दोनों के बीच में समिट होगा, प्लस इनके बीच में एफटीए भी हो सकता है कि साइन हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काफी टेक्नोलॉजी है जो कि नॉर्वे की इंडिया में लाई जाएगी। इंडिया ईएफटीए टीपीए इंप्लीमेंटेशन पुश होगा। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड ने इंडिया से 100 बिलियन का एफडीआई प्रॉमिस किया था, ऑस्लो समिट में हो सकता है इस पे बात हो जाए। आर्टिक रिसर्च कोऑपरेशन वाइल्ड कार्ड, ये हो सकता है कि इस पे भी कुछ हमारे बीच में हो जाए, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, हो सकता है हो जाए, लेकिन क्या पता हो भी सही ना भी हो। लेकिन एफटीए जहां तक मुझे लगता है दोनों के बीच में साइन जरूर होगा। अब अगर मैं इटली की बात करता हूं, इटली में क्या क्या होगा? इटली में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि डिफेंस एग्रीमेंट, दैट विल बी, मैं यहाँ पर 80% कॉन्फिडेंट मैंने दिखाया, लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि डिफेंस एग्रीमेंट इटली के साथ जरूर होगा, क्योंकि डिफेंस कॉर्पोरेशन इटली के साथ हमारा पहले भी रहा है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम हो या फिर अभी के टाइम हो, लेकिन इटली के साथ डिफेंस एग्रीमेंट तो इस डील में जरूर होगा ही होगा। दूसरा डिफेंस एग्रीमेंट तो हो ही गया, मेटे प्लान अफ्रीकन इटली कोलैबोरेशन, ये भी हो सकता है। G7 के अलाइनमेंट, इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस की अपग्रेड होगी। 2024 में प्रेसिडेंसी मोदी जी को इनवाइट किया गया था, 2026 में कनाडा G7 प्रेसिडेंसी में है। इटली चाहता है कि G7 में इस बार इंडिया को परमानेंट स्टेटस का हो जाए। ईटीए और ईयू के बीच में एफटीए होगा, और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो इस बार होगा ही होगा, क्योंकि काफ़ी साल बाद जा रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई ट्रेड एग्रीमेंट, इटली ही ऐसी एक कंट्री है जिसके साथ अभी नहीं हुआ है, तो क्या पता इस बार हो जाए। जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, इंडिया इटली एग्जिस्टिंग रोड मैप है, लेकिन उस पर काम अभी तक शुरू हुआ नहीं है, तो उस पर भी देखेंगे काम कितना हुआ है। 25 से 29 तक का रोड मैप है, अभी 26 चल रहा है, तो इस पर भी बातचीत होगी। मेडिटेरियन कॉरिडोर, IMAC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इटली तक एक्सटेंड हो सकता है। ट्रिस पोर्ट इटली का गेटवे है, मोदी मेलोनी टॉक्स में IMAC का इटली नोट फॉर्मली डिस्कस होना की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन डिफेंस एग्रीमेंट और एफटीए, ये मैं मानता हूं इन दोनों के बीच में बात जरूर होगी। बाकी जैसे जैसे चीज अनफोल्ड होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, उस पर अगर होगा तो नॉर्वे और इटली के लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो और भी डाल दूंगा। ये अगस्टा वेस्टलैंड है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इटली के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि अगस्टा वेस्टलैंड में आपको पता है हमने ब्राइब्स की काफी सारी बात हुई थी, जिसकी वजह से मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, आते ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया 2014 में, जैसे ही मोदी जी आए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, और मोदी जी ने स्कैम का नाम लेकर ही उससे वोट भी पाए थे। और क्रिश्चियन मिशेल जो कि मेन उनके बीच का जो आप कह लो दलाल था, उसको भी पकड़ के इंडिया में लाया गया UAE से, और उसको अभी फिलहाल जेल में रखा गया है। बाकी मोदी जी अब गए हैं, अब देखते हैं क्या डिफेंस डील क्या क्या होती है। अच्छा, इसी दौरान में मोदी जी जब ये 5 कंट्रीज की विजिट कर रहे हैं, इसी दौरान में जयशंकर साहब जमाइका, सुरीनेम, त्रिनिदाद एंड टोबागो यहाँ पर विजिट में गए हुए हैं। ये आपको याद होगा, त्रिनिदाद एंड टोबागो 15,000 की आबादी है टोटल मिलाकर, जहाँ पर हमारा ऑपोजिशन मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इसके साथ
हमारा रिलेशनशिप होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ग्लोबल साउथ लीडरशिप में अगर अपने आप को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं कि दैट वी आई एम द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, तो मुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंट्री, हर कंट्री का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। हर कंट्री के वेलफेयर को भी देखना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो चाहता है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बने। क्योंकि आपको पता है कि लीडर का काम यही होता है कि भाई कोई भी लोग हो, कोई भी कंट्री हो या कुछ भी हो, एक लीडर का काम होता है कि उसको कॉन्फिडेंस में लेना और उसकी सारी मुसीबतों को काम में करना। तो ये सारा काम करना ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि इस दौरान में दोनों की विज़िट कोइंसाइड क्यों हो रही है? तो अभी आप देखोगे कि मैंने अभी आपको पूरी स्लाइड्स जो बताई थी यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली में, तो बेसिकली जितना भी काम ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, वो एक तो एआई से रिलेटेड हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इनके नए-नए प्लान्स आ रहे हैं, उसको रिलेटेड हुआ है। प्लस इसके साथ-साथ वाटर रिज़र्वेशन, फ्रेश वाटर की मतलब तरफ काम हुआ है, जितनी भी डील्स फाइनल करके मोदी जी आ रहे हैं। जयशंकर साहब की अगर हम बात देखें, सबसे मेन पॉइंट इसमें जो हो रहा है ना, वो काउंटर चाइना इन द बैकयार्ड। चाइना हैज़ बीआरआई प्रेजेंस कैरेबियन, इंडिया रिक्लेमिंग इन्फ्लुएंस लॉस टू चाइना। और यूएन में वोट्स की वजह से भी कैरेबियन में 14 नेशन हैं, जो कि इंडिया जिसके वोट्स के लिए ये सब काम कर रहा है। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए कंट्रीज़ को इकट्ठा किया जा रहा है। इंडिया छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर कंट्री को अपना साथ में लेके चल रहा है, ताकि ग्लोबल साउथ में इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे कर सके दैट वी आर द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। क्या होता है यार कि सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप को उस हिसाब से पोर्ट्रे करने लग जाओ कि भाई आप लीडर हो, तो आपको लोग लीडर मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या है कि आपको पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोर्ट्रे ही नहीं करोगे, तो आगे जाकर आप लीडर बन भी नहीं पाओगे। तो both visit together India's grand strategy in 2026. One hand holds Europe, tech, chips and energy. Other hand holds global south, votes, influence and narratives. तो आज की हमारी स्लाइड्स तो यही थी। अब एक बार बोर्ड पे आपको मैं सारा रिवाइज करके एक बार बताता हूँ। तो आज मैंने आपको बताया जो 5 कंट्रीज की विजिट मोदी जी की अभी रही है, जिसमें से 3 के आउटकम्स फाइनली एमईए की तरफ से आ गए हैं, बाकी 2 के आउटकम्स अभी आए नहीं हैं, जल्दी आ जाएंगे। जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो मेन मैंने आपको बताई है कि सबसे पहली बात तो यूएई के साथ हमने अपने ऑयल के एनर्जी और उसके सप्लाई को मीट करने के लिए ये डील हमने फाइनल करी है। ज्यादातर जो मोटा मोटा हम देखें तो सबसे मेन जो हमारी डील रही है वो यही रही है। सेकंड मेन डील रही है रेमिटेंसेस को हमने बढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे डॉलर का और फ्लो हमारी कंट्रीज की तरफ, हमारी कंट्री की तरफ आए, जो यूएई के साथ हुआ है। ये नौकरियां बढ़ेंगी तो रेमिटेंसेस आएंगे और डॉलर की सप्लाई और ज्यादा होगी। नीदरलैंड के साथ आपने पता ही है, मैंने आपको बताया एसएमएल के साथ हमारी डील हुई है, जिससे हम चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए और आगे बढ़ेंगे। एएसएमएल के साथ हमारी डील फाइनल काफी जरूरी है। स्वीडन और नॉर्वे के साथ आपको बताया ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, ये हमने वाटर वाला तो काम हमने नीदरलैंड के साथ भी किया, जो काफी जरूरी है। आपको पता है फ्रेश वाटर की किल्लत पूरे वर्ल्ड में इस टाइम है। इटली के साथ जहां तक मैं जानता हूं कि हमारी डिफेंस डील जरूर होगी, जो कि एक बहुत मेन पॉइंट रहेगा। और इटालियन जो कंपनीज हैं वो काफी डिफेंस में आगे बढ़ रही हैं इस टाइम, तो उनके साथ डील होना भी हमारे लिए काफी अच्छा है। लास्ट में यही कहूंगा कि मोदी जी ने अपनी विजिट का ऐलान किया उसके अगले दिन, या मतलब मोदी जी ने नहीं, एग्जैक्टली एमईए ने, जब मोदी जी ने अपनी कंट्री के लोगों से ये दरखास्त करी, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप गोल्ड कम खरीदिए, क्योंकि गोल्ड 99% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जितना इंपोर्ट करेंगे उतना डॉलर बाहर जाएगा। ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें, जहां जरूरत हो वहां करें, ताकि ऑयल के जो भंडार हमारे पास 60 दिन के हैं वो हमको यूज ना करना पड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व को, और ऑयल और आता रहे। एलपीजी जहां जहां यूज हो सकती है वहां यूज करें, जहां नहीं करनी है वहां ना यूज करें, इलेक्ट्रिक की तरफ आगे बढ़ें, ईवी गाड़ियों को और यूज करना बढ़ाएं, जहां हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करें ताकि एनर्जी का इस्तेमाल कम से कम हो। बाहर कंट्रीज में घूमने फिरने इस टाइम ना जाएं, ताकि बाहर आप जाएंगे करेंसी एक्सचेंज होगी, डॉलर का इस्तेमाल होगा, वो भी कम होगा। प्लस जो भी परचेसेस करें इंडिया के अंदर करें, ताकि इंडिया का खुद का सामान का इस्तेमाल इंडियन ज्यादा करें, बाहर से इंपोर्ट कम करें, बाहर से सामान कम लाएं, अब बाहर की करेंसी का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि विदेशी मुद्रा कम ना हो।
ये रिक्वेस्ट करी थी मोदी जी ने, लेकिन उसके अगले ही दिन MEA ने डाल दिया कि मोदी जी 5 कंट्रीज के टूर में बाहर जा रहे हैं। और लोग और विपक्ष शुरू हो गया कि भाई सबसे पहले मोदी जी को अपने पे अमल करना चाहिए। तो भाई जब किसी घर में और उस घर का मुखिया अगर वो मुसीबत को देख रहा है तो वो अपने लोगों को, अपने घर के मेंबर्स को बोलता है कि भाई तुम ये चीजें ना करना ताकि तुम पर कोई आंच ना आए, कोशिश करो इन चीजों से बचो ताकि तुम पे आंच ना आए। लेकिन वो मुखिया खुद घर पे नहीं बैठ जाता सबके साथ मिलकर, वो घर से बाहर जाता है ताकि जो मुसीबत आई है उस मुसीबत को लड़ने के लिए संशोधनों का इकट्ठा कर सके, सारी चीजों को इकट्ठा कर सके ताकि जो मुसीबत आई है उससे पूरा परिवार लड़ सके। तो अगर घर का मुखिया घर बैठ जाता तो ये 5 कंट्रीज में जाकर ये सारी डील्स ना लाता। एनर्जी की सप्लाईमेंट कहां से होगी, आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व कैसे बनेगा जब हर कंट्री के साथ आपकी दिक्कत रहेगी। अगर आप चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, आपको पता है आपकी हर एक चीज के अंदर ये चिप्स लगती हैं। अगर आप ताइवान पे डिपेंडेंट रहते हैं और किसी दिन चाइना ने ताइवान पे अटैक कर दिया तो क्या करेंगे आप क्या कर सकते हैं फिर? आपका सारा कंट्रोल चाइना के पास आ जाएगा। आपको वो चिप दे देगा क्या? कल को अगर आपकी युद्ध हो जाता है चाइना के साथ, आपको वो चिप देगा क्या? आपके यहाँ पर चिप आना बंद हो गया, आपकी यहाँ पर अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी सेम डे, अगर चिप की इंपोर्ट होना बंद हो गया तो अगर ये सारी चीजें ना करते मोदी जी, तो आपको लगता है कि ये सारा काम हो पाएगा? आप किसी भी विकल्प स्थितियों में लड़ सकते हैं क्या? तो इसलिए सवाल उठाने से पहले गहराई पे जाएं और देखें कि मोदी जी गए थे तो क्यों गए थे, क्या करने गए थे, क्या करना चाह रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं इंडिया के लिए। आशा करता हूं मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा। अगर आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम जियोपॉलिटिकल अपडेट देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर।